Hello friends and welcome to Pendulum Video. Today we'll be discussing daily current affairs of 21st September 2020. तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो करंट अफेयर्स है ये आप जाके हमारी वेबसाइट pendulumvideo.com पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की PDFs भी हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस जो हम देते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट न्यूज़ इज इंडिया रैंक्स 116th इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो विश्व बैंक जो जारी करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो 2020 का भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सिंगापुर ने टॉप किया है और जो इंडिया की रैंक है वो 116th है अमंग 174 कंट्रीज़। और इंडिया का जो स्कोर है वो 0.49 है, जो कि पहले से इम्प्रूव हुआ है। लास्ट टाइम ये जो इंडेक्स था ये 2018 में जारी किया गया था और तब उस टाइम पर इंडिया की रैंक थी 115th अमंग 157 कंट्रीज़। तो देखिए यहाँ पर ये मत सोचिए कि 115 थी 116 हो गई तो कम हो गया, नहीं, वो 115 थी 157 कंट्रीज़ में और अब नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बढ़ गई हैं। 174 में इंडिया की रैंक 116 है और जो स्कोर है इंडिया का वो भी इम्प्रूव हुआ है। जो पहले 0.44 था अभी वो 0.49 हो गया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा जो है वो 174 कंट्रीज़ का लिया गया है, जो लगभग 90% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है। और ये जो डेटा है ये मार्च 2020 तक का है, तो इसमें थोड़ा जो कोविड-19 की चीज़ें हैं, जो उसका इम्पैक्ट है वो भी इंक्लूडेड है। जैसे इसमें देखा गया कि कोविड-19 के चलते हुए 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हो चुके हैं, जो कि एक मुद्दा है कंसर्न का। एंड दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने ये भी एस्टिमेट किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट पे जो इम्पैक्ट आया है ड्यू टू कोविड-19 उसमें 12% जो है ड्रॉप देखा गया है। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की हम बात करें तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली कैसे होता है, कैसे बनता है, देखिए एक चीज़ होती है ह्यूमन डेवलपमेंट और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया कि ह्यूमन का डेवलपमेंट होना, तो डेवलपमेंट में वेरियस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि वो जब कुछ स्किल उसमें इम्पार्ट होती है, कुछ वो करने लायक होता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल होगी। जैसे कि हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको स्किल डेवलप कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उसकी हेल्थ केयर का हम ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरह से जो है ह्यूमन कैपिटल बनती है। और फिर उसी चीज़ को जज करने के लिए ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये 2018 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ये है ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट का पार्ट। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है सर्वाइवल, उत्तरजीविता, देन है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल एंड हेल्थ, ठीक है, यानी कि अपेक्षित समायोजित गुणवत्ता वाले स्कूल। और तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में 2 पॉइंट हैं, एक है एडल्ट सर्वाइवल रेट और दूसरा है हेल्दी ग्रोइंग अमंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 के। एक तो जो वयस्क जीवित रहने की जो दर है वो, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वस्थ विकास की बात है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मेंबर कंट्रीज इसमें 189 है। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मलपास, एंड जो MD और CFO हैं वो है अंशुला कांत, और साथ ही जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है कार्मेन रेनहार्ट। और बाकी और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, आप सभी जानते हैं, इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये भी जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? 115, 116, 117 एंड 118। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 116।
नेक्स्ट इज 8 बीचेस ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के 8 बीच जो हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए जो है रिकमेंड किया गया है, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। अब इन 8 बीचेस में कौन कौन से बीचेस शामिल हैं? शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, गोगला दमन-दीव में, कसरकोड और पदुबिद्री जो बीच है वो कर्नाटक में। कर्नाटक के 2 बीच जो है वो रिकमेंड हुए हैं, कसरकोड एंड पदुबिद्री। एंड कपड़ इन केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश वाला, देन उड़ीसा में गोल्डन बीच एंड राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है कि यहाँ से आपको जैसे 4-5 बीचेस दे दें और उनमें पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से किस किस को रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, और क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है तो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी एक वर्चुअल इवेंट में टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो हर साल जो है जो सितंबर का 3rd सैटरडे होता है, तो इस बार पड़ा था ये 19 सितंबर को, तो उस दिन जो है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है एंड दिस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस 100 कंट्रीज सिंस 1986। इस इवेंट के दौरान इंडिया ने अपना भी एक इको लेबल लॉन्च किया जिसका नाम है बीम्स, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, विच इज अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ICZM प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बीम्स है उसको अपने इको लेबल के फॉर्म में इंडिया ने लॉन्च किया है, क्योंकि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो एक इंटरनेशनल इको लेबल है और इंडिया ने अपना इको लेबल बीम्स जो है एक लॉन्च किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अच्छा, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, ये जो अर्थ समिट हुआ था रायो डी जेनेरियो में, ठीक है, 1992 में, उस टाइम पे इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई जो हमारे कोस्टल जोन्स हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए और उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाना चाहिए। तो वहाँ से कंसेप्ट आया और फिर इंडिया ने अपने जो भी प्रोजेक्ट्स थे सब में उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, और उसी एक ICZM प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल इको लेबल है जो बीचेस, मरीनाज और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेशन है ब्लू फ्लैग का, ये कौन देता है? ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, FEE। ठीक है, और जो ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं, जिसको भी जो भी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, माना जाता है कि वो वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं कि भाई वहाँ पर क्लीनलीनेस कितनी है। ठीक है, इसमें इको लेवल को देने के काफ़ी क्राइटेरियाज हैं, क्लीनलीनेस हो गया, देन वहाँ पर मैनेजमेंट कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? 5, 6, 8 एंड 10। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 8। आगे चलते हैं। 18 सितंबर को हर साल जो है वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है और इसको वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और नाम से ही समझ में आ रहा है वर्ल्ड बैम्बू डे है, तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई बैम्बू इंडस्ट्री को कंजर्व करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसीलिए दिन मनाया जाता है। जो 2020 की थीम है वो है बैम्बू नाउ। ठीक है, और बैम्बू को आप जानते हैं ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, और ये कपड़े बनाने में, खाना बनाने में, रोड्स बिल्ड करने में, हाउसेज, एसेसरीज और जो हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में बैम्बू का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसको ग्रीन गोल्ड या फिर हरे सोने के रूप में जाना जाता है, और इसकी खासियत होती है कि बहुत जल्दी बड़ा होता है और ये रिन्यूएबल भी है। ठीक है, तो इसलिए भी ये काफ़ी जो है अच्छा रहता है, और जो भी लोग इस पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है बढ़िया रहता है, उनकी जो इनकम है वो अच्छी इससे हो सकती है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया पर्सपेक्टिव में कि इंडिया ने बैम्बू के लिए प्रमोशन के लिए क्या किया है।
तो पहले तो हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2018 है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बैम्बू का इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सबसे बड़ा कल्टीवेटर कौन है? भारत है। उसके बावजूद भी अगर हम जीडीपी में उसका प्रपोर्शन देखें कि कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो बहुत कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ कमियां हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है। दूसरा जो नेशनल बैम्बू मिशन है, जो भारत के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए और फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि नेशनल बैम्बू मिशन के लिए एक लोगो भी जो है वो जारी किया गया है, तो आप उसको देखिएगा एक बार ज़रूर। और बैम्बू को जो है कैटेगरी ऑफ ट्री से हटाया गया था 2017 में। जो फॉरेस्ट एक्ट है इंडिया का, उसमें बैम्बू को ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ था। उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया, जिससे क्या है कि अब बैम्बू को कहीं भी ग्रो किया जा सकता है, उसको कट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और उसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2011, मोर देन 50% ऑफ बैम्बू स्पीशीज आर फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया। तो जो पूर्वी भारत है इसमें 50% से अधिक जो है वो बैम्बू की प्रजातियां पाई जाती हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम उस रीजन को प्रमोट करेंगे, वहाँ पे कनेक्टिविटी देंगे, वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाएंगे, जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसको हम ईस्टर्न इंडिया के लिए वहाँ की कंडीशंस देख के अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि इंडिया ने जो कस्टम ड्यूटी है वो बैम्बू पे बढ़ा दी, ताकि जो इंडिया में ही जो बैम्बू उगाया जाता है उसको लोग खरीदें और इम्पोर्ट ना करें। ठीक है, तो इसलिए भी ये, क्योंकि ज़्यादातर जो अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है बैम्बू इम्पोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले फाउंड किया गया था एज इंटरनेशनल बैम्बू एसोसिएशन, बाद में इसका नाम वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। और इसकी जो सीईओ है वो कौन है? सुजेन लुकस है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बैम्बू डे 2020? विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? बैम्बू ग्रीन गोल्ड, बांस हरा सोना, बैम्बू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए बांस, बैम्बू एंड ट्राइब्स, बांस और जनजाति, बैम्बू नाउ या फिर अब बांस। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बैम्बू नाउ। Next is Megha Majumdar's A Burning and Britt Bennett's The Vanishing Half nominated for National Book Award। तो मेघा मजुमदार की A Burning जो एक नॉवल है और ब्रिट बेनेट की द वैनिशिंग हाफ, इनको नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। जजेस ने जो है अनाउंस कर दिए हैं नॉमिनीज नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए, और जो विनर्स हैं वो 18 नवंबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग कैटेगरीज में दी जाती हैं। तो जो नॉमिनेट हुई हैं बुक्स फिक्शन कैटेगरी में, ठीक है, उनके कुछ नाम देख लेते हैं हम। एक है अ बर्निंग बाय मेघा मजुमदार, देन द वैनिशिंग हाफ बाय ब्रिट बेनेट, इफ आई हैड टू विंग्स बाय रेंडल कैनन, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड बाय रुमान अली आलम, शगी बेन बाय डॉगलस स्टुअर्ट, द इंडेक्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स बाय क्रिस्टोफर बेहा, then A Children's Bible by Lydia Millett, The Secret Lives of Church Ladies by Disha Philo, The Great Offshore Grounds by Vanessa Veselka and Interior Chinatown by Charles Yu। तो अभी ये 10 सेलेक्ट की गई हैं और फाइनली जो है इसमें किसी एक को जो है अवार्ड दिया जाएगा। अभी अक्टूबर में इन 10 में से, जैसे अभी हर कैटेगरी में 10-10 नॉमिनेट की गई हैं, उनमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फाइनली फिर हर कैटेगरी में एक बुक को प्राइज मिलेगा। नेशनल बुक अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है? नेशनल बुक फाउंडेशन जो है इसको एनुअली प्रेजेंट करते हैं और ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री ट्रांसलेशन एंड यंग पीपल्स लिटरेचर। ठीक है, तो फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री ट्रांसलेशन और यंग पीपल्स लिटरेचर की कैटेगरी में हर कैटेगरी में एक बुक को ये अवार्ड दिया जाता है। जो पहले नेशनल बुक अवार्ड्स हैं वो कब प्रेजेंट किए गए थे? 1950 में प्रेजेंट किए गए थे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बर्निंग नॉवल हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नेशनल बुक अवार्ड 2020 इन द फिक्शन कैटेगरी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? अ बर्निंग उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रुमान आलम,
वेनेसा वेसिल्का, मेघा मजूमदार एंड अरुंधति रॉय। तो क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मेघा मजूमदार। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट अमेंडेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017। सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 में संशोधन कर दिया है। और इस संशोधन से अब क्या होगा, जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं वो अब हायर मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर्स के लिए उसको जो है बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो स्थानीय आपूर्तिकर्ताएं हैं उनके लिए जो भी न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं हैं यानी कि मिनिमम लोकल रिक्वायरमेंट्स उनको हायर सेट कर सकते हैं। अब ये क्लास 1 सप्लायर कौन से होते हैं, इसके लिए मैं बता देती हूँ। जो पहले रिक्वायरमेंट फिक्स की गई थी वो ये था कि क्लास 1 लोकल सप्लायर वो होगा जिसमें जो मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होगी वो 50% होगी मिनिमम, ठीक है, और उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्लास 2 सप्लायर्स वो थे जिनके लिए 20% जो है मिनिमम था और मैक्सिमम 50% था। लेकिन अब इस ऑर्डर के पास होने के बाद जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसके बाद क्या होगा कि जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स है जिनको प्रोक्योरमेंट करना है क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर्स के लिए वो उससे हायर मिनिमम रिक्वायरमेंट वो मेंशन कर सकते हैं। जो क्लास 1 सप्लायर्स हैं वो किसी भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास 2 सप्लायर्स हैं उनके बिड्स जो गुड्स हैं उनके वो सिर्फ उन्हीं बिड्स के लिए होंगे जिनका टोटल जो है जो भी बिड है वो 200 करोड़ से कम होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 1 और क्लास 2 सप्लायर्स के लिए। और तीसरी इसमें जो कैटेगरी होती है वो नॉन लोकल सप्लायर्स होते हैं, क्लास 3 जो होती है। उसके बाद ऐसी कंपनीज जो अपनी कंट्रीज में इंडियन कंपनीज को अलाउ नहीं करती हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, उनके लिए ये कर दिया है कि अब वो भारत में गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ऐसी कंपनियां, ठीक है। ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हुज प्रोक्योरमेंट इज मोर देन ₹1000 करोड़ पर ईयर शैल नोटिफाई देयर प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जितने भी मंत्रालय विभाग हैं जिनकी खरीद प्रति वर्ष 1000 करोड़ से ज़्यादा होती है वो अगले 5 सालों के लिए अपनी खरीद अनुमानों को अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। ये जो है इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 to allow ministries and departments to notify higher minimum local requirements for class 1 and class 2 local suppliers. The earlier minimum local content requirement fixed for class 1 suppliers was dash. सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 में संशोधन किया है ताकि मंत्रालयों और विभागों द्वारा वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए उच्च न्यूनतम स्थानीय आवश्यकताओं को अधिसूचित किया जा सके। वर्ग 1 आपूर्तिकर्ताओं के लिए पहले आवश्यक न्यूनतम स्थानीय सामग्री कितनी तय की गई है? 50%, 25%, 20% एंड 10%। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 50%। Next is e-dialogue on ease of living and sustainable development goals 2020-21 was recently held in Mumbai. E-dialogue on ease of living and sustainable development goals 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया और इसके दौरान इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो इंडिया को $2 ट्रिलियन जो है वो प्रदान करेगा फॉर डेवलपिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्रोमोटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें जो उसके प्रोग्रेस के लिए उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना, उसके लिए $2 ट्रिलियन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो है सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में और ये दोगुनी हो जाएगी बाय 2050। तो इसलिए ज़रूरत है कि भाई तभी तो हम इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई स्मार्ट सिटीज़ होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो अर्बनाइजेशन का जो भी हो रहा है, जो भी उससे समस्याएं आ रही हैं वो सब समस्याएं ख़त्म हो जाए और जो भी लोग रह रहे हैं जिस भी जगह पर उसमें डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी साथ में लेकर चले, ठीक है। आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचें।
चलिए आईएफसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्टैब्लिश हुआ था और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है जो इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। और जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं जो कि अभी डेविड मलपस हैं, वही जो है आईएफसी के भी प्रेसिडेंट हैं। सीईओ कौन है आईएफसी के? फिलिप ले होरे। एंड जो मेंबर्स हैं आईएफसी के वो कितनी कंट्रीज हैं? 185 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आईएफसी से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़ में है तो या तो प्रेसिडेंट या सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिलिप ले होरे, अंशुला कांत, डेविड मेलपस एंड कार्मेन रेनहार्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डेविड मलपस। तो जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं वही आईएफसी के भी प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल एडिशन ऑफ बीजेपी माउथपीस कमल संदेश हैज बीन लॉन्च्ड बाय जेपी नड्डा। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने कमल संदेश का जो स्पेशल एडिशन है वो लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ 70th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो भी लाइफ की जर्नी रही है उसके बारे में दिया हुआ है। और साथ साथ उन्होंने जो 3 फार्म बिल्स हैं लोकसभा में जो पारित हो गए हैं उनके लिए भी उन्होंने जो है प्रशंसा की है। जो 3 फार्म बिल्स हैं इसके चलते जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, फार्मर्स के द्वारा अपोजिशन भी प्रोटेस्ट कर रहा है। और कल ही हमने पढ़ा था कि जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इसके चलते इन प्रोटेस्ट ऑफ दीज बिल्स। तो इसमें जो है कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और फार्मर्स को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो आप ये 3 फार्म बिल्स हैं इसको ज़रूर देखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। जेपी नड्डा लॉन्च द स्पेशल एडिशन ऑफ डैश ऑन द ओकेजन ऑफ 70th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर डैश का विशेष संस्करण लॉन्च किया है। कर्म योद्धा ग्रंथ, कमल संदेश, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कमल संदेश। जो कर्म योद्धा ग्रंथ है इसको अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये काफ़ी पहले लॉन्च की गई थी और आई थिंक ये एसएससी की अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे सीजीएल या सीएचएसएल में किसी में क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड। जो संवाद उपनिषद है और जो अक्षर यात्रा है, ये जो 2 बुक्स हैं ये अभी पत्रिका गेट जो लॉन्च हुआ था, अभी जो इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है, उसी दिन जो है ये 2 बुक्स जो है ये इनॉग्रेट की गई। ठीक है, जो पत्रिका के जो चेयरमैन हैं, पत्रिका ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई हैं दोनों बुक, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा, और इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है लॉन्च किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है बुक्स। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक्स एंड ऑथर से। नेक्स्ट इज टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अभी ऑर्डिनेंस पास किया गया था 31 मार्च 2020 को, उसको जो है ये रिप्लेस करेगा। और द ऑर्डिनेंस was issued to give relaxation in compliance with the Income Tax Act 1961, some Finance Acts, the Central Excise Act of 1944, the Custom Act of 1962 and the Prohibition of Benami Property Transaction Act of 1988। तो ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे रिलेटेड टू दीज एक्ट्स। तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए। ऑर्डिनेंस ने जो है विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसकी डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दी थी, और अब ये जो बिल है ये जो भी डेट फॉर पेमेंट है, जो भी ड्यूज बचे हैं उसको एक्सटेंड करके दिसंबर 31 कर दी गई है अंडर दिस विवाद से विश्वास स्कीम।
ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन कितनी बढ़ा दी जाएगी इस बिल के अंतर्गत, तो दिसंबर 31 तक बढ़ा दी गई है। As per the provisions of the bill, IT Act would be amended and donations made by a person to PM CARES Fund will be eligible for 100% deduction in taxable income under Section 80G of IT Act। तो इसमें क्या होगा, इस बिल के प्रोविजंस में ये दिया हुआ है कि जो IT एक्ट है उसको जो है संशोधित किया जाएगा और उसमें ये ऐड किया जाएगा सेक्शन 80G में कि कोई भी अगर डोनेट करता है PM केयर्स फंड में तो उसको 100% जो है डिडक्शन 100% डिडक्शन मिलेंगे अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बिल द फेसलेस असेसमेंट स्कीम वुड बी एक्सटेंडेड टू एटलीस्ट 8 प्रोसेसेस इन इनकम टैक्स लॉज। तो अब जैसे कोई भी रिविजन है, कोई भी ऑर्डर है या फिर इंक्वायरी होनी है, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, इन सब के लिए अब क्या होगा, फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ द बिल विल अमेंड फाइनेंस एक्ट 2020। अब ये जो है फाइनेंस एक्ट 2020 में भी ये चेंजेस लाएगा। इसके में साथ क्या होगा कि जो सरचार्ज है 15% तक लिमिट कर दिया जाएगा ऑन द डिविडेंड इनकम ऑफ FPI, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लाभांश आय पर अधिभार को 15% तक सीमित करने के लिए विधेयक वित्त अधिनियम 2020 के प्रावधान में संशोधन करेगा। द बिल विल इंट्रोड्यूस न्यू सेक्शन 168A इन CGST एक्ट एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द डेडलाइंस फॉर इनकम्प्लीट GST रिलेटेड कंप्लायंसेस एंड एक्शंस ड्यू टू फोर्स मेजोर, दैट इज वॉर, एपिडेमिक एंड नेचुरल कैलामिटी। तो यह बिल CGST अधिनियम में नई धारा 168A को जो है इंट्रोड्यूस करेगा और सरकार को बल की कमी के कारण अपूर्ण GST से संबंधित अनुपालन और कार्यों के लिए समय सीमा का विस्तार करने की अनुमति देगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020 will amend the Finance Act 2020 and limit surcharge on dividend income of foreign portfolio investors at dash। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लाभांश आय पर अधिभार को डैश तक सीमित करने के लिए कराधान और अन्य विधियां विधेयक 2020 वित्त अधिनियम 2020 के प्रावधानों में संशोधन करेगा। सो ऑप्शंस आर 5%, 7%, 10% एंड 15%। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer will be option D, that is 15%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अलाउज 74% एंड मोर देन 74% इन डिफेंस सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी ऑटोमेटिक रूट से तो 74% FDI अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में और गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट से 74% से ज़्यादा जो है FDI किया जा सकता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में हो सकता है। More than 74% of FDI will be allowed through government approval if it will provide access to modern technology or for any other reasons to be recorded। ठीक है, तो 74% से ज़्यादा तभी अलाउ किया जाएगा जब कुछ नई कोई आधुनिक तकनीक है उस पर जो है पहुंच प्रदान की जा सके या फिर और कोई रीज़न अगर है तो। DPIIT नोटिफिकेशन में कहा गया है कि FDI इज डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड विल बी एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्रीज गाइडलाइन। तो जो FDI होगा ये डिपेंड करेगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देती है और जो भी गाइडलाइंस है डिफेंस मिनिस्ट्री की उसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। जुलाई 2018 में गवर्नमेंट अलाउड 49% FDI इन डिफेंस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो पहले जुलाई 2018 में गवर्नमेंट ने 49% FDI अलाउ किया और अब गवर्नमेंट ने 74% ऑटोमेटिक रूट में अलाउ कर दिया है। ठीक है, और ये सब किस लिए किया जा रहा है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। When did the government allow up to 49% FDI in defense under the automatic route? सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में 49% जो FDI है इस तक की अनुमति कब दी है? जून 2017, जून 2018, मार्च 2019, सितंबर 2020। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्विकली कमेंट गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जुलाई 2018। नेक्स्ट इज 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑन 19 सितंबर 2020 को जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसमें मध्यस्थता की गई थी उसकी 60वीं वर्षगांठ है।
जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी इन 1960 और अब इसके 60 साल पूरे हो चुके हैं। इस ट्रीटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल है ईस्टर्न रिवर्स का, 3 ईस्टर्न रिवर्स का, 20 रावी और सतलज, वो इंडिया को दिया गया और वहीं पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया 3 वेस्टर्न रिवर्स का, इंक्लूडिंग इंडस, चेनाब एंड झेलम। और इंडस सिस्टम का जो पूरा पानी है उसका सिर्फ 20% भारत के पास है और जो रेस्ट है वो पाकिस्तान को एलोकेटेड है। और इंडिया ने ईस्टर्न रिवर्स जो कि 20 रावी और सतलज है उसको यूटिलाइज करने के लिए काफ़ी डैम्स बिल्ड किए और काफ़ी प्रोजेक्ट्स अब भी चल रहे हैं। जैसे उनमें है एक भाखरा डैम जो कि सतलज रिवर पे था, अभी भी है, पोंग एंड पेंडो डैम जो 20 नदी पर है, रंजीत सागर डैम जो रावी नदी पर है। तो इस तरह से ये बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स, यहाँ पे ये झेलम, चेनाब, देन रावी, सतलज एंड 20, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं ये पूरी हैं और यहाँ पे ये इंडस रिवर है, ठीक है, दिस इज इंडस रिवर। तो इंडस, झेलम और जो चेनाब है, ठीक है, इन सबको जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इनका वाटर जो है। और वहीं रावी, 20 और सतलज जो है इनका कंट्रोल जो है वो भारत के पास है। ये ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर अयूब खान, उनके बीच में ये हस्ताक्षरित की गई थी। एंड दिस डील इज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसमें थर्ड पार्टी कौन इन्वॉल्व है? वर्ल्ड बैंक है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। और अभी जैसे काफ़ी इवेंट्स ऐसे हुए थे पिछले हम कह सकते हैं 10-12 सालों में कि जैसे उरी अटैक था और उससे पहले भी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है LOC पे। तो वो सब के जो इवेंट हैं उन सबको देखा जाए तो काफ़ी इंडिया पे प्रेशर था कि भाई इस ट्रीटी को कैंसिल किया जाए, ठीक है। या फिर जैसे इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करता है डैम का तो वहाँ से पाकिस्तान जो है वो कहती है कि इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी का वायलेशन है ये वो, तो बहुत सारी अड़चनें पैदा करने की कोशिश करता है और काफ़ी दबाव रहता है इंडिया पे कि आप इस ट्रीटी से बाहर हो जाइए। लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया है। इंडिया ने अपना जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा किया है। इसमें एक परमानेंट बॉडी जो इंडस वाटर कमीशन है वो सेटअप की गई थी, ठीक है, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वाटर शेयरिंग, ठीक है। और रिवर इंडस जो है ये तो हमें पता ही कि चाइना से जो है इमर्ज करती है, लेकिन चाइना जो है इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है क्योंकि मेन जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही जो था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में किस संगठन ने मध्यस्थता की है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एंड IMF। तो विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक। So friends, here we have covered the daily current affairs and related questions. मुझे उम्मीद है आपको ये डेली करंट अफेयर सेशन अच्छा लग रहा होगा। कोई भी आपका सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।